हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर एंड दिस इज सत्यम परमार। फ्रेंड्स, आज का अपना ये सेशन है जिसमें अपन लोग यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का ये डिस्कस कर रहे थे। यूजीसी नेट का है और इसके पीवाईक्यूज को अपन लोग डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले कई पार्ट्स अपने हो चुके हैं और इसका ये अगला पार्ट है। और इससे पहले आप लोग स्टडी पीवाईक्यू पर जाएंगे और वहां से आपको सभी पीवाईक्यूज देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके रहेंगे टीजीटी, पीजीटी और जो असिस्टेंट प्रोफेसर के हुए हैं जितने भी एग्जाम, उन सभी के आप लोगों को पीवाईक्यूज कराए गए हैं, तो आप लोग उसको वहां से जाकर के देख सकते हैं। और अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ऐप की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे अपना आज का सेशन बिना कोई देरी किए हुए। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो आप इसको क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे इस 21 क्वेश्चन नंबर से शुरू है और इससे पहले अपन लोगों ने कर लिए थे, तो आज 20 तक किए थे। आज अपना ये 21वां नंबर है। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूमंडल कार्बन का कुंड कहलाता है। कौन सा कहलाता है कार्बन कुंड? प्रशांत महासागर है, विषुवत रेखीय वर्षा के वन है, या फिर अंटार्कटिक, या फिर सवाना क्षेत्र है। तो देखिए, कार्बन कुंड का मतलब ये बोल रहा है कि जहां पे कार्बन की मात्रा इन सब में से ज्यादा अधिकतम हो, कहाँ पे मिलेगी? तो आप लोगों को एक अलग क्षेत्र देखने को मिल रहा है कि जो विषुवत रेखीय वर्षा वन है, यहाँ पे क्या होता है, सघन वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं यहाँ पे? सघन वन पाए जाते हैं। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा ये आपका? विषुवत रेखीय ये क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ पे क्या होती है, साल भर वर्षा लगातार रहती है और हमेशा जो वृक्ष रहते हैं वो बहुत ज्यादा घने हरे भरे रहते हैं। तो ये जो जगह होती है इसी को क्या बोला गया है? कार्बन कुंड बोला गया है। इसको क्या बोला गया है? कार्बन कुंड। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये जो पौधे हैं श्वसन क्रिया के माध्यम से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं। क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको अपने अंदर लेते हैं और ये क्या बाहर क्या करते हैं, तो ये O2 को बाहर करते हैं। यानी कि जो ऑक्सीजन होती है इसकी एक बड़ी मात्रा को ये लोग निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ये एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा? विषुवत रेखीय वर्षावन, इन्हीं को कार्बन कुंड कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंभीर समुद्र नितल में निम्नलिखित में से कौन से निक्षेप मिलते हैं? पंख और बालू मिलते हैं, बालू और बजरी मिलते हैं, पंख और बजरी मिलते हैं, या फिर पंख और लाल मिट्टी मिलती है। तो कहाँ कहाँ से आपको मिलते हैं? जो गंभीर समुद्र यानी कि जो आपका गहरा समुद्री नितल होता है, यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, ये इसमें पूछा गया है। तो जो आपका गंभीर समुद्री नितल होता है, यहाँ पे आप लोगों को पंख देखने को मिलता है। ठीक है, पंख देखने को मिलता है और साथ में उसमें लाल मिट्टी भी देखने को मिलती है। क्या मिलती है? लाल मिट्टी भी देखने को मिलती है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका आप लोग क्या कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे। डी ऑप्शन में पंख एंड लाल पंख हो जाएंगे। ठीक है, और ये पंख और ये लाल पंख होते क्या है, तो ये एक बहुत ही महीन क्या होती है, महीन बारीक कणों वाली मिट्टी होती है। क्या होती है? बहुत ज्यादा इसके कण महीन होते हैं, बारीक होते हैं। और ये वाली जो मिट्टी होती है, लेकिन ये जो समुद्र होते हैं इनमें आती कहाँ से है, तो ये आती है देखिए किसके कारण, जो आपकी नदियां हैं, नदियों में जो बहाव हो रहा है और इनके साथ में अपरदन के साथ में जो सामान चल रहा है, मिट्टी, कंकड़, बजरी, बालू, ये सब चलता है इसके कारण। और साथ में क्या होता है, जो हवाएं होती हैं, क्या होती हैं, वायु जो चलती है, वायु में भी कुछ कण उड़ करके आते हैं और वो कहीं पानी में जाकर के बैठ जाते हैं, नीचे चले गए। तो ये भी क्या होता है, इनका जमाव होता है जिसके कारण ये पंख और ये बालू वगैरह बन जाती है। ठीक है, और इसमें दो प्रकार के पंख होते हैं, जिसमें कि चूना पंख होता है और दूसरा इसमें ऑक्साइड के पंख होते हैं। यानी कि जो लोहे के ऑक्साइड की इनमें अधिकता होती है वो पंख होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का जो ऑप्शन करेक्ट है डी हो जाएगा, बाकी के सभी गलत। आगे बढ़िए, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण वायु प्रदूषक है? कौन सा हो जाएगा जो कि वायु में सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाता है? कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन है, या फिर एसपीएफ है? तो बताइए कौन सा इसका
सही ऑप्शन हो जाएगा। तो जो सबसे ज्यादा इसमें हो जाएगा वायु का प्रदूषक, वो हो जाएगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ए ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी के सभी क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। और वायुमंडल में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए इसकी क्या होती है, ज्यादा प्रदूषण फैलता है। और भूमंडलीय ऊष्मन जो होता है आपका, ग्लोबल वार्मिंग होती है, उसके लिए भी क्या प्रभावी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रभावी होती है। इससे क्या होता है, अगर इसमें वृद्धि हो रही है, ये बढ़ रही है अगर गैस, तो इससे कई सारे जो स्किन डिसीज भी हो सकती हैं, जैसे कि त्वचा कैंसर जो होता है आपका, क्या होता है? स्किन कैंसर होता है, ये भी इसी के कारण हो सकता है। ठीक है। और जो प्रवाल व्यंजन होते हैं, जो प्रवाल का रंग चला जाता है, प्रवाल मर जाते हैं, जो कि समुद्र में पाए जाते हैं, ये भी इसी के कारण देखने को मिलता है। तो इसके बहुत सारे दुष्परिणाम देखने को अपन लोगों को मिल जाते हैं, अगर कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो रही है तो। ठीक है। और जो समुद्री जल स्तर है वो भी बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ने लगता है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो जो बर्फ होगी, बर्फ क्या होगी, वो क्या हो जाएगी? पिघलेगी। पिघलेगी तो ये पिघल करके जल कहाँ पे जाएगा? समुद्र में। समुद्र में जाएगा तो समुद्र का जल स्तर क्या हो जाएगा? बढ़ने लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा? बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि वायु का प्रदूषक हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषि का मशीनीकरण किन देशों के लिए सबसे उपयुक्त है? किसके लिए है? उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में, न्यून जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में, विस्तृत कृषि भूमि वाले क्षेत्र में, या फिर उच्च जीवन स्तर वाले क्षेत्र में। कहाँ पे कृषि का मशीनीकरण होना चाहिए? कौन से देशों में होना चाहिए? तो यहाँ पे आप लोग आंसर कीजिए, कहाँ पे होना चाहिए? देखिए, मशीनीकरण वहां पे होना चाहिए जहाँ पे जनसंख्या कम हो और कृषि क्षेत्र ज्यादा हो, तभी तो हमें मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हमारे पास कृषि क्षेत्र इतना है और लोग हमारे पास में कितने हैं? बहुत सारे हैं, तो ये क्या करेंगे? यहाँ पे मशीनों को करेंगे नहीं, वो तो क्या करेंगे, चल भाई आज तू कर लेता है, थोड़ा काम मैं कर लूंगा, थोड़ा काम तू कर ले, दोनों मिलकर के कर लेंगे, थोड़ा सा अपना खेती है, क्या मशीनों का प्रयोग करें? जितना वो मशीनों का प्रयोग करेंगे और इतना इस खेत में से निकलेगा, वो तो मशीनों की लागत में ही चला जाएगा। तो ये लोग तो खुद से कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, खेत का एरिया तो बड़ा हो जाएगा, लोग यहाँ पे थोड़े से रह गए। अब वो लोग बोलेंगे कि हम इतना बड़ा खेत कैसे कर पाएंगे, हमें तो यहाँ पे मशीनों की आवश्यकता चाहिए। ठीक है, तो ये लोग क्या करेंगे? मशीनों का उपयोग करते हैं खेती के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? विस्तृत कृषि वाले जो भूमि वाले क्षेत्र होते हैं, वहां पे मशीनीकरण किया जाता है। ठीक है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व होता है, जैसे कि ये 1 किलोमीटर का क्षेत्र है, कितना है? 1 किलोमीटर का ये क्षेत्र है, और यहाँ पे कितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं? ठीक है, कितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? जनसंख्या घनत्व हो जाएगा उस क्षेत्र का। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी मात्रा प्रवेश करती है? कौन सी फसल की करती है? चावल की, गेहूं की, मक्का की, या फिर जौ की? भारी मात्रा में कौन सी होती है, वो भी कहाँ पे पूछी गई है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूछी गई है। तो आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए, कौन सा होगा। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, भारी मात्रा में गेहूं होता है। क्या होता है? गेहूं होता है। देखिए, सब लोग क्या करेंगे? चावल लगाएंगे, लेकिन चावल नहीं होगा, गेहूं होगा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो होती है वो गेहूं होगा। बी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अब इनके प्रमुख उत्पादक देश भी देख लीजिए, कौन कौन से हो जाएंगे। तो पहले यहाँ पे चीन हो जाएगा, और इसके बाद में आपका यूएसए है, और यूएसए के बाद में रूस हो जाएगा, रूस के बाद में भारत हो जाएगा। ठीक है, भारत के बाद में यहाँ पे आपका कनाडा हो जाएगा। ये आपके शीर्ष 5 देश हो जाएंगे, यानी कि शीर्ष 5 देश हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। सोशियो इकोनॉमिक मॉडल शीर्षक पुस्तक के संपादक कौन थे? ये एक मॉडल है, और इसका बुक का नाम भी समझ लीजिए, बुक का नाम भी है। तो इसको जो बुक लिखी थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? स्पेट एवं लियरमांथ के द्वारा, हर्बर्ट एवं स्मिथ के द्वारा, जॉनस्टन एवं हर्बर्ट के द्वारा, या फिर चोरले एवं हैगेट के द्वारा। तो ये जो बुक लिखी गई है, ये लिखी गई थी चोरले एवं पीटर हैगेट के द्वारा।
डी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। और ये जो चोरले और पीटर हेगेट है, इनको एक के लिए और जाना जाता है, इनको मात्रात्मक क्रांति का प्रवर्तक माना जाता है। किसका? मात्रात्मक क्रांति का इनको प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने भारत में अनेक वर्ष व्यतीत किए और भारत पर एक ग्रंथ लिखा? किसने लिखा था? इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया, अल इदरसी के द्वारा लिखा गया, या फिर इब्न खल्दून के द्वारा लिखा गया, या फिर अल बैरूनी के द्वारा लिखा गया था? किसने भारत पर एक ग्रंथ लिखा? ये क्वेश्चन आप लोगों का 2 से 3 बार पूछा गया है यूजीसी नेट में ही, तो क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए, क्यों जो आपका थॉट वाला जो यूनिट है ना, ये शायद यूनिट 8 है। ये जो थॉट वाली यूनिट है, इसमें क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। वही वाले जो क्वेश्चन आप लोग पहले अगर 20 साल के करके जा रहे हैं पेपर, तो आपका ये वाला जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इनके लिए क्या करेंगे, पीवाईक्यू मस्ट है थॉट वाले सेशन के लिए। किसके लिए? थॉट वाले सेशन के लिए पीवाईक्यू बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके जो पीवाईक्यू रिपीट होते हैं वो यहीं से रिपीट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसने एक ग्रंथ लिखा था? इब्न बतूता, अल इदरसी, इब्न खल्दून, या फिर अल बरूनी? ऑप्शन आपका जो सही हो जाएगा अल बरूनी थे, जो कि भारत में कई साल इन्होंने रहे और यहाँ पर इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा भारत के ऊपर। ठीक है, इनके कुछ ग्रंथ हैं जो कि पूछे जाते हैं, लिख लीजिए यहाँ पे। पहला इनका हो जाएगा क्या? किताब अल हिंद। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्या? किताब अल हिंद। ठीक है, दूसरा इनका जो ग्रंथ हो जाएगा या इनकी किताब हो सकती किताब है, उसका है नाम अल कानून अल मसूदी। ठीक है, मसूदी का नाम सुन के आप अल मसूदी नहीं लगाइएगा, क्योंकि कोई भी राइटर अपनी टिप्पणी नहीं लिखता है, अपनी जीवनी कोई नहीं लिखता, दूसरा ही उनकी लिखता है। तीसरा इनका हो जाएगा द वेस्टिज ऑफ पार्ट, दी वेस्टिज ऑफ द पास्ट। ठीक है, और इसके बाद में इनकी एक और इम्पोर्टेंट बुक है जो कि तारीख उल हिंद। ये इनकी अन्य किताब हो जाएंगी। इम्पोर्टेंट है सभी बुक, सभी को आप लोग याद करके चलिएगा, इनसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसने राज्य को जैव का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? राज्य का जैव सिद्धांत किसने दिया था? ये पूछा गया है यहाँ पे, और ये भी क्वेश्चन आप लोगों को कम से कम 4 से 5 बार और उससे ज्यादा बार भी पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए आप लोग। हमबोल्ट के द्वारा, रिश्तोपेन के द्वारा, रेट जेल के द्वारा, या फिर रेटर के द्वारा? तो ये जो राज्य का जैव सिद्धांत है, ये दिया गया था किसके द्वारा? रेट जेल महोदय के द्वारा। सी ऑप्शन आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो रेड जेल रहे थे, ये डार्विनवाद के समर्थक रहे थे। किसके? जो डार्विनवाद की विचारधारा थी डार्विन की, उनके ये समर्थक रहे थे। ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी ज्यादा सुंदर है, तो आप लोग राइटिंग के लिए मुझे डांटना मत, क्योंकि मैं बहुत मार खा चुकी हूँ राइटिंग के लिए, पर मेरी आज तक राइटिंग सुधरी नहीं है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सबसे पहले जियोपॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग करने वाला विद्वान कौन रहा था? मैकिंडर है, जेलेन है, हाउसहोफर है, या फिर स्पाइकमैन है? किसने सबसे पहले जियोपॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग किया था? तो वो आपके कौन से नाम हो जाएगा यहाँ पे? जेलेन हो जाएगा। बी ऑप्शन आप लोग के लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम इसमें पूछा गया है, क्या पूर्व नाम था इसका? पश्चिमोत्तरी सीमांत प्रदेश, पूर्वोत्तरी सीमांत प्रदेश, मध्यवर्ती बफर कटिबंध, या फिर सीमांत प्रदेश? तो जो आपका क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश, कहाँ पे है? आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा?
जो पूर्वोत्तरी सीमांत प्रदेश है वहां पे आपको अरुणाचल प्रदेश मिलेगा। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट है। एक मिनट, पेन उल्टा हो गया है मेरा। बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय संयोजन पूर्वोत्तर के एक राज्य में सीमित है? कौन सा हो जाएगा? खासी नागा, गारो खासी, नागा मिजो या फिर खासी मिजो। तो यहाँ पे आपका जो सही है वो पूछा गया है, तो वो कौन सा हो जाएगा? गारो और खासी हो जाएगा। जो कि कहाँ पे है जनजाति संयोजन? ये आपके पूर्वोत्तर के एक ही राज्य में सीमित है। गारो और खासी हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़िए। और ये कौन से राज्य में है? तो ये भी आप लोग लिख लीजिए। मेघालय राज्य में ये लोग हैं। किसमें है? मेघालय राज्य में ये सीमित है, वहीं पे ये लोग रहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, ये जो दोनों जनजातियां हैं गारो और खासी, यहाँ पे जो इनकी छोटी पुत्री होती है, यानी कि मैं वहां पे होती, मैं भी अपने घर की छोटी पुत्री ही हूँ। तो ये जो छोटी पुत्री होती है वो क्या करती है? बहुत ही यहाँ पे महत्वपूर्ण होती है। कैसी होती है? बहुत, उसका स्थान जो होता है महत्वपूर्ण स्थान होता है। और वो ही उस परिवार की जो संपत्ति होती है, क्या होती है? परिवार की संपत्ति होती है, उसकी ये उत्तराधिकारी होती है। क्या होती है? उत्तराधिकारी ये उसकी होती है। ठीक है, अभी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा कहाँ पे होता है, कौन से राज्य में होता है, तो आप लोग थोड़ा सा याद रख लेंगे कि छोटी पुत्री परिवार की संपत्ति की उत्तराधिकारी होती है। ये कौन से जनजाति में होता है? जो आपकी गारो और खासी जनजातियां हैं वहां पे होता है। और ये दोनों जनजातियां सीमित क्षेत्र में पाई जाती हैं, सीमित एक ही राज्य में पाई जाती हैं। राज्य कौन सा हो जाएगा? वो मेघालय हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूचक सामाजिक कल्याण के संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है? किससे समाज का कल्याण नहीं होगा, ये पूछा गया है। तो आप लोग बताइए। आवास का प्रावधान होना चाहिए अगर लोग हैं उस क्षेत्र के और उनके रहने के लिए बढ़िया व्यवस्था है, तो क्या ये अच्छा होगा या फिर बुरा होगा? तो ये क्या होगा? समाज के लिए प्रासंगिक है ये, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इसको हटा देंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच में सुधार होगा, यानी कि देखिए पहले यहाँ पे रोड खराब थी, स्वास्थ्य यहाँ पे हॉस्पिटल बना हुआ है आपका ये, और यहाँ पे क्या थी? रोड खराब थी, और जाने के लिए यहाँ पे क्या वाहन वगैरह की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन अब धीरे धीरे रोड भी सही हो गई और वाहन वगैरह की भी व्यवस्था हो गई, और जो आपके पेशेंट हैं, जो भी मरीज होते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा सुविधाएं होने लगी, सुधार होने लग गया है। तो ये समाज का कल्याण है या फिर उनका समाज का बेकार होना है? तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? समाज के कल्याण में ही आएगा। तो इसको भी आप लोग गलत कर लेंगे क्योंकि ये सही है। शिक्षा सुविधाओं का प्रावधान होना, देखिए बच्चे हैं, पहले उनके लिए पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी गांव में, अब उनके लिए जगह जगह पर स्कूल खोले गए हैं, बस वैन ये सब लगाए गए हैं, बच्चों को अच्छे ट्यूटर मिल रहे हैं, पढ़ने की उनकी व्यवस्था हो रही है। तो ये अच्छा है या फिर बुरा है? तो ये भी क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। विकासशील देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश कर दिया जाए। अब देखिए कोई देश है, वो डेवलपिंग है, क्या कर रहा है? वो भी डेवलपिंग है, अपनी तरक्की कर रहा है। अब उसमें आप क्या करेंगे? कई सारे राष्ट्रों को ला करके, उनकी कंपनियों को ला करके रख देंगे, जैसा कि पहले हुआ था। जो आपके अंग्रेज आए थे, उन्होंने भी तो अपनी कंपनियां लेकर के ही आए थे, जैसे डच आ गए, फ्रांस आ गए, पुर्तगीज आ गए, और जो आपके अंग्रेज आ गए, इन सभी ने क्या किया था? अपनी अपनी कंपनियों को तो लेकर के आए थे, तो इन्होंने क्या किया? पूरा इंडिया को लूटा। ठीक है, इंडिया को इन्होंने लूटा, और फिर से अपन लोग यही वाली गलती करेंगे कि अभी अपना जो राष्ट्र है, अपना जो देश है, डेवलपिंग कर रहा है, यानी कि विकासशील होने वाला है, और विकासशील बन रहा है, और उतने में ला करके हम जो कंपनियां हैं और राष्ट्रों की, इनको यहाँ पे ले आए। तो फिर से इनका शासन, फिर से हमारी चीजों की बर्बादी। तो ये क्या होगा? इससे हमारा समाज का कल्याण नहीं होगा, ये इसके लिए प्रासंगिक नहीं है। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ही गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी के ए बी सी दोनों समाज के वेलफेयर के लिए हैं, तो इनको आप लोग क्या कर देंगे? गलत कर देंगे, डी ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सांस्कृतिक स्थल हाट की जो अवधारणा है, सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था किसके द्वारा? किया गया था? भूगोल के बर्कले संप्रदाय ने,
भूगोल के फ्रांसीसी संप्रदाय ने, या फिर भूगोल के जर्मन संप्रदाय ने, या फिर भूगोल के शिकागो संप्रदाय ने। ये एक स्कूल ऑफ थॉट का पूछा जाता है कि कौन से कहाँ के विद्वानों ने इसका प्रयोग किया हुआ था, जो सांस्कृतिक हर्ट है। तो इसका जो अवधारणा थी, इसको यूज किया गया था भूगोल के बर्कले संप्रदाय ने। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। उत्तरी भारत के मैदान में शीतकालीन वर्षा लाने वाले चक्रवात आते हैं। कहाँ से आते हैं? अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से, भूमध्य सागर से, या फिर प्रशांत महासागर से। तो बताइए आप लोग, जो शीतकालीन वर्षा आते हैं वो कहाँ से आते हैं? तो ये वाले जो बादल बन के आते हैं, वर्षा जो आती है चक्रवात, ये आती है आप लोगों के कहाँ से? भूमध्य सागर वाले क्षेत्र से आती हैं। और इसी को नाम दिया जाता है क्या? पश्चिमी विक्षोभ द्वारा। क्या होता है इसका नाम? जो बारिश आती है अपने यहाँ पे, जो आपको देखने को मिलती है जम्मू कश्मीर साइड में ज्यादातर, वो कैसी होती है? पश्चिमी विक्षोभ वाली बारिश होती है, जो कि कहाँ से होती है शुरू? भूमध्य सागर से ये हवाएं उठती हैं, वहां से इनका संघनन होता है और अब आकर के इंडिया में टकराती हैं हिमालय की श्रेणी से, और वहां से आकर के इनकी वर्षा होती है। तो ये जो वर्षा होती है, इसी को पश्चिमी विक्षोभ की वर्षा कहते हैं, या फिर इसको शीतकालीन चक्रवात भी कहा जाता है। तो इतना आप लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे। और ये जो पश्चिमी वर्षा होती है, ये किसके लिए लाभकारी होती है? कभी अगर पूछ लिया जाए तो ये लाभकारी होती है गेहूं की खेती के लिए। ठीक है, लेकिन एक टाइम में, अगर गेहूं पकने के टाइम में अगर ये वर्षा होती है तो उसके लिए लाभकारी नहीं होगी, उसके लिए हानिकारक हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पेट्रोलियम दिया गया है, कागज का कारखाना, अभ्रक, हीराकुंड परियोजना, और इनके क्षेत्र दिए गए हैं। क्षेत्र दिए गए इनके अमलाई, झारखंड, उड़ीसा, खंबात बेसिन, और नीचे इनके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो कौन सा कहाँ पे पाया जाता है? देखिए, जो अमलाई है, अमलाई में क्या मिलेगा आप लोगों को? कागज का कारखाना मिलेगा। क्या मिल जाएगा? कागज का कारखाना। ठीक है, दूसरा यहाँ पे झारखंड दिया गया है। झारखंड में आप लोगों को क्या मिलेगा? झारखंड में अभ्रक देखने को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? अभ्रक देखने को मिल जाएगा। उड़ीसा क्षेत्र में आप लोगों को क्या मिलेगा? हीराकुंड परियोजना, जो कि कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ठीक है, आप लोग के लिए सुविधा के लिए मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, क्योंकि ऊपर आपको दिखाई नहीं देगा। खंबात बेसिन में क्या मिलेगा? तो यहाँ पे आप लोगों को पेट्रोलियम मिल जाएगा, जो कि कहाँ पे मिलेगा? खंबात बेसिन में। ये कहाँ पे है? पेट्रोलियम हो जाएगा। ये कहाँ पे है? खंबात बेसिन। और खंबात बेसिन कहाँ पे? ये आपका जो गुजरात वाला क्षेत्र है, वहीं पे आपको क्या मिल जाएगा? खंबात बेसिन मिलेगा। ठीक है, तो अब इनको देख लीजिए आप लोग। उड़ीसा यहाँ पे डी हो जाएगा, थर्ड का डी है पेट्रोलियम। ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपके करेक्ट हो जाएंगे वो कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का सब प्रमुख केसर उत्पादक राज्य है। कहाँ पे सबसे ज्यादा केसर होती है? हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, और नागालैंड में। तो देखिए, सबसे ज्यादा जो केसर पाई जाती है वो भी अपने इंडिया में, तो वो पाई जाती है कहाँ पे? ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। और ये जो केसर होती है, किस मिट्टी में होती है अगर कभी पूछ लिया जाए, तो ये मिट्टी होती है करेबा। क्या होती है? करेबा मिट्टी होती है, और उसमें ये केसर पाई जाती है। तो कभी अगर पूछ लिया जाए करेबा क्या है, तो आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, मिट्टी है। मिट्टी जो कि कहाँ पे मिलती है? जम जे एंड के, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में मिलती है। किसके लिए फेमस है? केसर की खेती के लिए ये फेमस है। ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनांक संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक थे कौन? किसने जनांक संक्रमण सिद्धांत दिया था? आंसर दीजिए आप लोग फटाफट से, देर मत कीजिएगा। बॉरेन थॉमसन ने, सीपी ब्लेकर ने, फ्रैंक नोटेस्टाइन ने, एजे कोल एवं ईएम
हूवर के द्वारा। तो ये जो संक्रमण सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया था, बताइए आप लोग फटाफट से। तो ये दिया गया था फ्रैंक नोटेस्टिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगर पूछे कि कब दिया था ये वाला सिद्धांत, तो ये वाला जो सिद्धांत दिया गया था 1945 में आपका ये सिद्धांत दिया गया था, ठीक है। और इन्होंने कौन से देशों का आधार बनाया था, तो इन्होंने पश्चिमी जो देश थे, कौन से पश्चिमी देश थे, उनके अनुभवों के आधार पर अपना ये सिद्धांत दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सभी आपको जो थ्योरीज है इनसे संबंधित थ्योरीज का सेशन आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री रहने वाला है, और वो आपको इसी वाले चैनल जो आपका ऑनलाइन जीएस दिवाकर सर वाला जो चैनल है उस पर आपको मिल जाएगा, कंप्लीट थ्योरी मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे आपको 25 तारीख से पर डे आपकी जो भी ज्योग्राफी में जो नेट के एग्जाम में पूछी जाती हैं थ्योरीज, करीब 60 के करीब थ्योरीज है, इनको टोटल कराया जाएगा 15 दिन के या फिर 20 दिन के अंदर में आप लोगों को ये सभी थ्योरीज कंप्लीट करा दी जाएंगी पूरी 10 यूनिट्स की, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा चैनल पर, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल फ्री में तैयारी मिलने वाली है यूजीसी नेट की। पीवाईक्यूज बिल्कुल फ्री है जो कि आपको स्टडी पीवाईक्यू पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या घनत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही क्रम है, बताइए। घनत्व के संबंध में पूछा गया है, एशिया अफ्रीका, एशिया अमेरिका यूरोप, या फिर अमेरिका एशिया अफ्रीका यूरोप हो जाएगा। यूरोप है, एशिया है, अमेरिका है, अफ्रीका है, एशिया यूरोप अफ्रीका, या फिर अमेरिका है। तो जनसंख्या घनत्व के संबंध में पूछा गया है, और इनका क्या पूछा गया है, क्रम पूछा गया है आप लोगों से। बताइए कौन सा क्रम इसका सही होगा। तो जो सबसे कम से लेकर के चला है, तो यहाँ पे यूरोप हो जाएगा, यूरोप के बाद में एशिया हो जाएगा, एशिया के बाद में अमेरिका हो जाएगा, और उसके बाद में अफ्रीका हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा, बाकी के सभी गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन विकास में प्रादेशिक असंतुलन का प्रत्यक्ष प्रमाप है, कौन हो जाएगा। कुल भौगोलिक क्षेत्र में कृषि भूमि का परसेंट है, प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय है, सड़कों तक पहुंच है, या फिर साक्षरता है। प्रादेशिक असंतुलन का प्रत्यक्ष प्रमाप पूछा गया है, किससे प्रादेशिक यानी कि रीजनल असंतुलन हो रहा है, कौन सा हो जाएगा, आंसर बताइए आप लोग। तो यहाँ पे देखिए जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है इसमें कृषि भूमि का जो परसेंटेज है उसी से क्या होता है, प्रादेशिक क्षेत्र का संतुलन होता है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी के सभी क्या हो जाएंगे, गलत, सही हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है। ए करेक्ट है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विशेषता क्षेत्रीय आंकड़ा आधारित नहीं है। क्षेत्रीय आंकड़ा पर कौन आधारित नहीं होगा, स्थिति, रेखाएं, बहुभुज, या फिर त्रिभुज, कौन नहीं होगा, बताइए आप लोग फटाफट से आंसर कीजिए, मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों का। चलिए देखिए यहाँ पे कौन कौन से दिए गए हैं, स्थिति दिया गया है, रेखाएं दी गई हैं, बहुभुज दिया गया है, त्रिभुज दिया गया है। तो यहाँ पे जो क्षेत्रीय आंकड़ा होगा उस पर कौन आधारित नहीं होगा, उस पर त्रिभुज आधारित नहीं होगा, बाकी के ये सभी इस पर आधारित हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी के सभी आप लोग गलत लगा देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मैलाज खंड में कोयला बता रहा है, बेलाडीला में लोयस्क बता रहा है, ये कुद्रेमुख में लोयस्क बता रहा है, एवं निवेली में लिग्नाइट बता रहा है। तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है ये अपन लोगों को बताना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो मैलाज खंड है यहाँ पे ये कोयला बता रहा है, कोयले की अगर जगह ये तांबा बता देता तो इसका क्या हो जाता, तो ये करेक्ट हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मैलाज खंड में तांबा होता है ना कि कोयला, तो यहाँ पे अपन लोग को सम्मिलित नहीं देखना था, तो इस हिसाब से अपना एक ही करेक्ट हो गया, तो इसको आप सही कर देंगे क्योंकि यही गलत दिया गया है, ठीक है। बाकी का बेलाडीला है जो कि छत्तीसगढ़ में है,
इसमें काय की खाने मिलती है आप लोगों को, लोहे की मिलती है। कुद्रेमुख जो कि कर्नाटक में है यहाँ पे, और ये जो निवेली है ये तमिलनाडु में है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ पे है, तो आप लोग थोड़ा सा इनको नोट करके चलिएगा। कुद्रेमुख कर्नाटक में है, बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में आद्य महाकल्पीय एवं कडप्पा भूवैज्ञानिक क्रमों पर विकसित प्रमुख मृदा प्रकार है। जो कल्प आप लोगों ने पढ़े होंगे, और उसमें क्रम चले थे, कुड़प्पा क्रम की, धारवाड़ क्रम की, और जो आपके आर्किन क्रम की जो चट्टाने वगैरह हैं, तो उनमें से कुड़प्पा क्रम की पूछी गई है। उनमें कौन सी मिट्टी पाई गई थी? काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, या फिर लाल मिट्टी है, या फिर अंतःस्तरीय मिट्टियां हैं? तो कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? ऑप्शन सी ऑप्शन आप लोग करेक्ट कर लेंगे कि यहाँ पे जो विकसित प्रमुख मृदा के प्रकार हो जाएंगे वो लाल मिट्टी हो जाएगी। सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और ये आपको अगर क्षेत्र पूछा जाए कि लाल मिट्टी है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, तो आप लोग जाएंगे कहाँ पे? दक्षिण में, दक्षिण वाले क्षेत्र में। जब आप तमिलनाडु में जाएंगे तो यहाँ पे आपको कैसा मिलेगा? लाल मिट्टी देखने को मिल जाएगी। और भी आपका जो उत्तर में अगर जाएंगे, उत्तर वाले क्षेत्र में, नॉर्थ में, तो यहाँ पे बुंदेलखंड है। ये तो कुंदेलखंड हो गया, बुंदेलखंड लिखना है मुझको। ठीक है, बुंदेलखंड। ठीक है, देखिए मेरी राइटिंग मेरे को समझ में आ जाती, वो मैंने बाही लिखा था, लेकिन मैं आप लोग को वो कल लगेगा इसलिए मैंने इरेज किया था। आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा मैं बहुत साफ लिखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हो नहीं पाता है, क्या करूं। ठीक है, बुंदेलखंड में। और पश्चिम में अगर आप जाएंगे तो जो कच्छ का क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? जो आपका कच्छ का क्षेत्र है, यहाँ पे आपका पाई जाती है क्या? लाल मिट्टी। और पूरब में जाएंगे, पूरब में जो राजमहल की पहाड़ियां हैं, कौन सी हैं? राजमहल की जो पहाड़ियां हैं, वहां पे भी आप लोगों को लाल मृदा देखने को मिलती है। और इसका लाल रंग क्यों होता है? क्योंकि इस पे क्या पाए जाते हैं? फेरिक ऑक्साइड इसमें पाए जाते हैं। इसके कारण इस मृदा का जो रंग होता है वो लाल होता है। ठीक है, ऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ेंगे। और एक और इसमें खास बात होती है इस मिट्टी की, जो लाल मिट्टी होती है, इसमें एक तो क्या नहीं पाए जाते हैं? जो चूना और कंकड़ होते हैं, चूना एंड कंकड़ इसमें नहीं पाए जाते हैं। और साथ में इसमें कार्बोनेट भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्या नहीं पाया जाता है इसमें? चूना कंकड़ नहीं पाए जाते हैं, और कार्बोनेट नहीं पाए जाते हैं। लाल रंग क्यों होता है? क्योंकि इसमें फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है। इसके कारण इसका जो कलर होता है वो लाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सियाचिन हिमनद स्थित है, कहाँ पे है ये? बृहत हिमालय में है, ट्रांस हिमालय में है, जो कि हिमालय पार इसको बोला जाता है, लघु हिमालय में है, या फिर उप हिमालय में है? बताइए आप लोग कहाँ पे ये पाया जाता है? तो जो सियाचिन ग्लेशियर है, हिमनद इसको हिंदी में बोलते हैं, ये कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है आपके ट्रांस हिमालय में, या फिर जो हिमालय पार है, यहाँ पे आप लोगों का सियाचिन ग्लेशियर पाया जाता है। और ये जो रेंज अगर पूछी जाए तो काराकोरम रेंज में ये पाया जाता है। किसमें? काराकोरम रेंज में। रेंज क्या होती है? श्रेणी होती है। ठीक है, काराकोरम रेंज में ये पाया जाता है। और ये जो काराकोरम में टोटल 5 बड़े ग्लेशियर हैं। कितने हैं? 5 बड़े ग्लेशियर हैं, जिनमें से एक क्या हो जाएगा? सियाचिन ग्लेशियर भी हो जाएगा। देखिए और भी है इसमें, सियाचिन हो गया, बांटोरा हो जाएगा, ये पूछे गए ग्लेशियर है। ठीक है, बांटोरा है, बांटोरा के बाद में बटूरा हो जाएगा। बटूरा नहीं है ये, बटूरा है जो आप खाते हैं वो वाला बटूरा नहीं है। ठीक है, बटूरा। ठीक है, बटूरा है, और यहाँ पे हिस्पर है। ये सभी क्या है? ग्लेशियर के नाम है, जो कि काराकोरम रेंज में ही पाए जाते हैं। और साथ में सियाचिन हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हम्म,
विश्व में हरी चाय का सर्वप्रमुख उत्पादक देश कौन सा है, ये पूछा गया है आप लोगों से। चीन है, श्रीलंका है, केन्या है या फिर भारत है। तो जो हरी चाय है विश्व में, उसका सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। ए ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। चीन के बाद में अगर पूछा जाए तो वो जापान हो जाएगा। जापान के बाद में पूछा जाए तो वो आपका भारत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। किसने मुख्य रूप से मानव को केंद्र में रखते हुए पर्यावरण की अवधारणा का परिष्कार करके भूगोल में द्वैतता की समस्या का हल करने का प्रयास किया? किसने किया था? बाइडल डीला ब्लॉन्स के द्वारा, एच बैरोज के द्वारा, हटिंगटन के द्वारा या फिर आपके ईसी सैम्पल के द्वारा? किसने किया था? द्वैतता की समस्या का हल किसने किया था बताइए। आप लोग फटाफट से आंसर कीजिए, इतनी देर आपको आंसर करने में नहीं लगेगी। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बाइडल डीला ब्लॉन्स हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इन्होंने ही क्या किया था? द्वैतता की समस्या का इन्होंने हल किया था। और इन्होंने ही जो मानव है, मानव को केंद्र में रखा था और जो पर्यावरण की अवधारणा है इसका परिष्कार किया था। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का अपना ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित जोड़ों में से किसमें सही सुमेल नहीं है? सतपुड़ा पर्वत पर ये महादेव पहाड़ियों को बता रहा है। छोटा नागपुर के पठार में राजमहल की पहाड़ियों को बता रहा है। हिमालय पर्वत में ये खासी पहाड़ियों को बता रहा है। और विंध्यन श्रेणी में ये भांडेर श्रेणी को बता रहा है। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? फटाफट से आंसर कीजिए, बताइए। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? हिमालय पर्वत में ये जो खासी पहाड़ियों को बता रहा है, तो ये खासी पहाड़ियों का भाग नहीं है, ये आपका प्रायद्वीप पठार का भाग है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ही गलत है, बाकी के सभी सुमेलित है। तो इनको भी आप सुमेल है उनको भी याद रखिएगा, जो नहीं सुमेल है उसको भी याद रखिएगा, क्योंकि पेपर में कहीं से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का आज का सेशन। सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर कीजिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा। इस सेशन को लाइक करके जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।